झांकी की थीम 2025 की, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी की थीम क्या रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट है 27 दिसंबर का इतिहास भारतीय राष्ट्रगान से किस तरह संबंधित है। ये प्रश्न बनेगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोटे छोटे बहुत परंतु इंपॉर्टेंट। पहली बार 27 दिसंबर 1911 में सार्वजनिक मंच पर यह राष्ट्रगान को पेश किया गया था। 27 दिसंबर 1911 में 27 दिसंबर 1911 में जब गाया गया था तो किसके द्वारा गायन किया गया था? तो सरला देवी चौधरानी द्वारा इस गाने को, राष्ट्रगान को गाया गया था। कुछ स्कूली स्टूडेंट के साथ गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता का जो कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, 26वां कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में 1911 का हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। उसी अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार 1911 में। इसका राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इनका बांग्ला भाषा में लिखा हुआ भारत तो भाग्य विधाता, उसी का हिंदी वर्जन है जन गण मन। हम लोग का राष्ट्रगान जो है भारतो भाग्य विधाता, जो बांग्ला वर्जन है गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, उसी का हिंदी वर्जन है जन गण मन। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अंगीकार यानी कि स्वीकार किया गया था। आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए में, आर्टिकल 51 किस भाग में है प्रश्न अगर बनता है तो भाग 4 ए में है। भाग 4 ए में है आर्टिकल 51। तो इसी के अनुसार हर नागरिक, जहां के मूल कर्तव्य की चर्चा की गई आर्टिकल 51 ए में, इसी के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करे। हमारे भारत के राष्ट्र प्रतीक जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सभी का मैंने शॉर्ट नोट के तरह डिटेल में दे दिया है। जिस तरह से यहाँ देख लीजिए, सभी का एक एक पॉइंट का मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। राष्ट्रगान के बारे में हम लोग पढ़े थे। जनगण मन अपना राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान जिसे इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं। 52 सेकेंड इसकी अवधि होती है, 52 सेकेंड। इसे स्वीकार कब किया गया था? अभी मैंने बताया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है, तिरंगा कहते हैं। 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। सिंह स्तंभ राष्ट्र चिन्ह है। राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो सिंह स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, नेशनल सॉन्ग है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय जानवर क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ, जिसे कि इंग्लिश में पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास कहते हैं, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। गंगा डॉल्फिन, जिसे कि सुसु भी कहते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे कि 5 अक्टूबर 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। साइंटिफिक नेम क्या है? प्लांटिस्टा गैग्नेटिका। हाथ राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? तो हाथी है, जिसे कि अक्टूबर 2010 में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोरो है। साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेसस। साइंटिफिक नेम भी पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। साइंटिफिक नेम फिकस बेगालेंसिस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। यूनेस्को और आईजीएनसीए यानी कि राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को द्वारा दोनों का संयुक्त एक अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त पहल है। अभियान के तहत क्या होगा? पहल के तहत भारत की जो लुप्त होती 700 भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों के द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कौन कौन सी भाषाएं हैं? ब्राह्मी, मोड़ी, कोरगा, इरूला, सोलगा, सारदा, कैथी, इस तरह की बहुत 700 भाषाओं को संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है इन भाषाओं को संरक्षण करने के लिए। और संरक्षण करने के लिए डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। भाषाओं का जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर अभियान।
प्रशासन गांव की ओर, यह अभियान है, इसको शुरू किया गया है अभी 19 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया, चौथा सुशासन सप्ताह मनाया गया है और उसी समय प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा, तो सरकारी सेवाओं को गांव तक पहुंचाना ये लक्ष्य है। सरकारी सभी सेवाओं को गांव तक, गांव के सभी लोगों तक, एक एक लोगों तक पहुंचाना ये लक्ष्य है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मैंने बताइएगा आप लोग 2024 के गणतंत्र दिवस की जो झांकी है उसकी थीम क्या रखी गई है। हम लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा था झांकी की थीम 2025 की, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी की थीम क्या रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024। 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024, जिसका कि आयोजन भारत और नेपाल के बीच होता है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है। 6th एडिशन का हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 का आयोजन 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक राउरकेला में इसका आयोजन किया जा रहा है। राउरकेला उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। कमेंट में आप लोग बताइएगा भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम कहां है, नाम क्या है। पहली बार इसमें एक परिवर्तन किया गया, यह शामिल किया गया है, पहली बार महिला टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाएगा हॉकी इंडिया लीग 2024 में। तो पुरुष के जो टूर्नामेंट होंगे, जो खेल होंगे, कहां होंगे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में आयोजन किया जाएगा। जो महिला का जो टूर्नामेंट होंगे, महिला के जो मैच होंगे, वो मारंगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में आयोजन किया जाएगा। एक बार नए राज्यपाल जो बने थे उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, साथ ही साथ जब ये लिस्ट में नाम आ गया सामने उसका रिवीजन भी करते हैं। लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल हैं, असम के राज्यपाल। CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल। के कैलाशनाथन पुदुचेरी के उपराज्यपाल। जनरल BK सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। अभी एक साथ 5 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी, तो जनरल BK सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र अर्लेकर केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र अर्लेकर इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के जो राज्यपाल केरल पहुंच गए हैं और केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। जो जलता भड़कता मणिपुर है, तो वहां अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल बनाया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू खम्बनपति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड भी रिवाइज कर ही लेते हैं, यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिभाऊ किशन बागड़े राजस्थान के राज्यपाल है। संतोष गंगवार झारखंड के। गुलाब चंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक। रमन डेका छत्तीसगढ़ के। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के। जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णु है विष्णु नहीं है, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जिसमें विजेता पुरुष सिंगल में, पुरुष एकल में एम रघु, जो कर्नाटक के निवासी हैं, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, एम रघु पुरुष सिंगल में विजेता बने हैं। और हरियाणा की बैडमिंटन प्लेयर देविका सिहाग महिला सिंगल में विजेता बनी है। तो देविका सिहाग का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। एम रघु का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों से हम लोगों ने इसका ओलंपिक का रिवीजन नहीं किया, इस पॉइंट को भी ध्यान लीजिए। यहां से तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। 2024 का ओलंपिक, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो 33वां ओलंपिक था, पेरिस में हुआ था। 26वां विंटर ओलंपिक मिलान कॉर्टिना में किया जाएगा। यानी कि इटली के दोनों शहर इटली में किया जाएगा। ऑप्शन में मिलान कोर्टिना अगर हो या फिर इटली हो तो ऑप्शन में देख लीजिएगा विंटर ओलंपिक 2026 का। 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में किया जाएगा। 2030 का विंटर ओलंपिक फ्रांस में किया जा रहा, फ्रांस के अल्पस में। 2032 का समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2034 का विंटर ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी USA में किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना ये भारत की पहली परियोजना है। किसके तहत, नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली परियोजना है लिंक, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन नदी और बेतवा नदी दोनों का उद्गम स्थल
मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, बेतवा का यहाँ उद्गम स्थल है। और केन का कटनी जिला में मध्य प्रदेश में ही स्थित उद्गम स्थल है केन के। और दोनों नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती, इस तरह से बहती है और उत्तर प्रदेश की ओर प्रवेश करती है, उत्तर दिशा में बहती है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है केन नदी। नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली परियोजना, इसे मैंने बता दिया। और यह किन राज्यों के बीच किया जा रहा है तो आप लोग समझ में आ गया होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, संयुक्त पहल है। इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोधन डैम का शिलान्यास किया है। इसी लिंक पर, दोनों नदियों की लिंक परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोधन डैम का शिलान्यास किया है। तो दोधन डैम किन नदी पर स्थित है तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर स्थित है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भूटान का शाही सम्मान भारतीय एक शिक्षाविद को दिया गया है, उनका नाम है अरुण कपूर। भारतीय शिक्षाविद है अरुण कपूर, इनको दिया गया है भूटान का शाही सम्मान। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और इन पुरस्कारों में प्रदान क्या किया गया है तो बूरा मार्ग, जो कि एक लाल दुपट्टा होता है, पतंग, इस पतंग को ध्यान रखिएगा, नाम है पतंग, परंतु दिया क्या जाता है तो औपचारिक रूप से एक तलवार दी जाती है। दासों की उपाधि भी दी जाती है। दासों की उपाधि भूटान के किसी अधिकारी को दिया जाता है और यह शायद ही कभी किसी गैर नागरिक को दिया जाता है। तो अरुण कपूर भारतीय नागरिक है, तो गैर नागरिक को दिया गया है दासों की उपाधि भी। चलिए, रोज की तरह ये लिस्ट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। नवंबर महीने का कंप्लीट दिवस है, जो दिवस मनाते हैं, ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।